स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज शुरू करने जाते हैं यूनाइटेड नेशन। इससे पहले मैंने लीग ऑफ नेशन आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था लीग ऑफ नेशन क्या है। आज हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे यूनाइटेड नेशन किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये क्या काम करता है। और बहुत लोगों का मानना है कि आज अगर बड़ा बड़ा वॉरफेयर और बड़ा सुपर पावर के बीच में अगर वॉर रोक के रखा है, यही यूनाइटेड नेशन ने रोक के रखा है। लेकिन क्या सच में यूनाइटेड नेशन उतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आज के दौर पे बना है कि नहीं बना है, वो सब चीज हम लोग आज जानेंगे। तो कितना सक्सेसफुल हुआ है लीग ऑफ नेशन, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फेलियर था। लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या फेलियर है, क्या सक्सेस पाया है, उसके बारे में जानते हैं और उसका पूरा आज हम लोग जानेंगे इसका कितना विंग है। और यूनाइटेड नेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है और हर दिन कोई भी न्यूज ऐसा नहीं होता है जहाँ पर आपको ये जानने को ना मिले कि यूनाइटेड नेशन का इस विंग ने ये रिपोर्ट निकाला, ये स्टैटिस्टिक्स निकाला। हर स्टैटिस्टिक्स दुनिया भर का जो भी होता है, जो भी रिपोर्ट पेश होता है, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होता ही होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यूएन के बारे में। यूनाइटेड नेशन तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। अभी फिलहाल इसका 193 मेंबर कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है, दुनिया भर में इसका मिशन चलता है, दुनिया भर में ये ऑपरेशन करता है। इंसान का ऑपरेशन नहीं, मतलब बहुत सारे मिशन ये लोग लॉन्च करता है। उसका एक मकसद होता है और कुछ जो फाउंडिंग चार्टर था उसका हिसाब से उन लोग का जो मकसद है उस हिसाब से वो लोग अपना एम को पूरा करने के लिए ये सब ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। चलिए यूएन के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसका 193 मेंबर है। तो समझ लीजिए जब 193 मेंबर यानी कि 193 कंट्रीज इसका मेंबर है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसको 1945 में इसीलिए बनाया गया था ताकि एक वर्ल्ड वॉर जैसा स्थिति और पैदा ना हो। देखिए लीग ऑफ नेशन मैंने जब पढ़ाया था, बताया था कि आपको कि लीग ऑफ नेशन जब बना था तो उसका भी मकसद था कि दूसरा वॉर ना हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। आपको जाकर अगर हम लोग देख ले तो इसको बनाने का मकसद मेन यही था कि एक बड़ा वर्ल्ड वॉर और ना हो दुनिया, क्योंकि अब अफोर्ड नहीं कर सकती है एक वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब तबाही अगर जो होगा वो समझ लीजिए कि इंसानियत तक खात्मा की तरफ ले जा सकता है। तो इसका एक चार्टर आया था, जितना भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर है वो चार्टर में पूरा लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन, किस तरीके से आपको अपना कंट्री को चलाना है, जो मेंबर कंट्रीज है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो वो चार्टर जो भी साइन करता है उसको उसका हिसाब, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट अक्टूबर 24, 1945 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, पीएससी के एग्जाम में तो आता ही आता है और डेट डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो ये डेट याद रखिए और आपका जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। अब यूनाइटेड नेशन कैसे करके इवॉल्यूट हुआ, फॉर्म हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं। तो 1945 में ये तो वॉर रोकने के लिए तो बना था, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। जो भी मेंबर कंट्रीज है वो लोग आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, यानी कि जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर जो पॉलिटिकली वीक कंट्री है वहाँ पर कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन पेश आ गया या वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो जो पावरफुल कंट्री है जो इकोनॉमिकली और आपका जाकर या तो पॉलिटिकली, तो वो क्या करेगा, अपना आर्मी भेजता है। इसी के लिए आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा पीस कीपिंग फोर्स होता है। वो पीस कीपिंग फोर्स क्या करता है, जहाँ कहीं पर भी वॉर होता है या फिर सिविल वॉर जैसा सिचुएशन होता है, तो वहाँ पर क्या करता है, ये पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय हो जाता है और वहाँ पर क्या करता है, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। यही यूनाइटेड नेशन का मकसद है कि ताकि वॉर को रोका जाए और जहाँ पर मेंबर कंट्रीज पे अगर अटैक हो रहा है या सिविल वॉर जैसा कंडीशन है, तो वहाँ पर अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजकर उसे मदद किया जाए। तो यही मकसद है। और कोई अगर इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री पे आया हो तो उसका इकोनॉमिक क्राइसिस उससे बाहर भी लाया जाए। तो वर्ल्ड वॉर 2 में लीग ऑफ नेशन से ही आपको यूनाइटेड नेशन में आज लगभग हर कंट्रीज का मेंबर है। इसका 5 मेजर कंपोनेंट है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या करता है, सुपरवाइज करता है और ये इसमें 15 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सोचिए 15 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग फील्ड पे काम करते हैं। कोई इकोनॉमिकली काम करते हैं, कोई पॉलिटिकल का अलग से डिपार्टमेंट। उसके बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। सबका बारे में तो नहीं पता, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको बताऊंगा कि ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज विंग है, इसका एक स्पेशलाइज काम है। जब ये बना था तब इसमें 51 कंट्रीज थे, जिसका काम था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना और जितना भी आपका जाकर मेंबर कंट्रीज उसका बीच में कोऑर्डिनेट करना, सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ह्यूमन राइट्स को तवज्जो देना। क्योंकि पहले का दौर में क्या होता है, ह्यूमन राइट्स का कोई भी जगह स्थान नहीं होता था। ह्यूमन राइट्स समझ लीजिए कि इंसान का कोई अधिकार नहीं होता था। हर जगह जो भी राजा होता था वो अपना तमाम लोग को दबाता था, या जब वॉर होता था तो वॉर क्राइम भी बहुत ज्यादा होता था। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो उससे भी ध्यान में रखा जाता है। आज 51 मेंबर से लेकर 1945 में जब बना था, स्पेशली वर्ष 51 मेंबर से अभी 193
मेंबर से और आगे बढ़ भी सकती है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक जनरल असेंबली जिसमें जितना भी कंट्रीज है वो सब मेंबर, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है उन लोग का सबका एक एक सीट रहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें हर कंट्री मेंबर नहीं होता, उसमें 15 कंट्री शायद मेंबर होता है, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट होता है, 5 परमानेंट मेंबर होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मेंबर होगा 5 परमानेंट मेंबर तो होता ही है, बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर होता है तो उन लोग को कौन चुनता है? यही जनरल असेंबली का जो जितना भी मेंबर कंट्री वो लोग वोटिंग देकर चूज करते हैं। यूनाइटेड नेशन का बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो ऑटोनोमस काम करता है यूनाइटेड नेशन का अंडर होते हुए, लेकिन वो लोग अपना काम खुद से करते हैं। यूनाइटेड नेशन का बहुत ऐसा चीज है जो लोग फॉलो नहीं करते, यानी कि ऑटोनोमस काम करता है। यूनाइटेड नेशन ने उन्हें ऑटोनोमी दे के रखा है। यूनाइटेड नेशन में इंपॉर्टेंट कुछ जो कंपोनेंट्स है वो बता देता हूँ। सबसे पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। ये सब जो है प्राइमरी कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन का। ऐसा बहुत सारा विंग्स और कंपोनेंट्स है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये 6 मेन यूनाइटेड नेशन का विंग है या मेन 6 कंपोनेंट है। तो ये नाम याद रखना है कौन कौन 6 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जो है इसी में आपको जाकर जो भी मेंबर कंट्री 193 कंट्री का पूरा 193 कंट्री इसका मेंबर होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक मीटिंग होता है जिसमें जितना भी मेंबर कंट्रीज है उन लोग आपस में आकर, जितना 193 मेंबर कंट्रीज आते हैं, जनरल डिस्कशन होता है। और ये यूनाइटेड नेशन का समझ लीजिए मेन प्रिंसिपल बॉडी है। इसमें आपका जाकर सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। हर कंट्री का अपना एक सीट है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और इसका मेन ड्यूटी है यूनाइटेड नेशन का बजट को एलोकेट देखना, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में रोटेशनली कौन कौन मेंबर बनेगा उसे देखना, उसे सिलेक्ट करना, फिर दुनिया का जितना कम्युनिटी है उन लोगों के ऊपर नजर रखना और उन लोगों के ऊपर ऑर्डर चलाना कि आपको किस हिसाब से अपना कंट्री को चलाना है। कोई ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है उनको धमकाना है, उनको ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये सब भी काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कुछ कम्युनिटी है, 6 मेन कम्युनिटी है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट कम्युनिटी है जो डिसआर्मेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखता है। जो सेकंड कम्युनिटी है वो देखता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल को, जितना भी मेंबर कंट्रीज उसके इकोनॉमिक और फाइनेंस को देखता है। थर्ड कम्युनिटी जो है वो सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल, मेंबर कंट्री है उसका सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल कंडीशन को देखता है। और फोर्थ कम्युनिटी क्या देखता है? स्पेशलाइज पॉलिटिकल और डीकोलोनाइजेशन का मेन मकसद होता है कि जितना भी कंट्री जो कॉलोनी बना के रखा है ज्यादा से ज्यादा कंट्री डीकोलोनाइज हो जाए। फिफ्थ कम्युनिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन और बजट को देखता है। और सिक्स्थ कम्युनिटी जो है लीगल कमेटी है जो लीगल लॉ एंड ऑर्डर का बारे में आपको बताता है। आपको दुनिया चलाना है तो उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून लॉ होना चाहिए, तब लीगल लॉ होना चाहिए, तभी तो दूसरा कोई बाइंडिंग करेगा, उसे मानेगा, अगर नहीं मानने पे उसको सजा दिया जाएगा। और भी इसका कुछ कमेटी जैसे क्रेडेंशियल कमेटी है, इसका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना जो भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कंट्रीज है, देखना कि वो सही में रिपोर्टिंग करना कि वो सही में यूनाइटेड नेशन के चार्टर का हिसाब से चल रहा है, उसे एडमिट करना है तो क्या वो सच में वो एडमिट करने लायक है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये भी एक यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट विंग है। इसका मेन काम है पूरा दुनिया में अमन शांति कायम करना, इंटरनेशनल पीस इसका मेन मकसद है और सिक्योरिटी मेन मकसद है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, फिर 15 लोग होते हैं, 15 लोग 15 अलग अलग कंट्री के होते हैं। समझिए 15 लोग का मतलब ये मतलब सब एक ही कंट्री का होते हैं या 2 कंट्री का। ये 15 जितना लोग है ये 15 अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर या 10 नॉन परमानेंट मेंबर को जनरल असेंबली रोटेशनली चूज करता है। जब भी पीस के ऊपर डेंजर आता है या कभी भी लगता है कि कोई भी कंट्री दूसरों के ऊपर एग्रेशन कर रहा है तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? स्टेप उठाता है। और इसका एक मकसद ये भी होता है कि जो भी पार्टी का आपस में डिस्प्यूट है, चाहे 2 कंट्री का बीच में या कंट्री के अंदर में सिविल वार चल रहा है और 2 पार्टी बन गए हैं, तो इसका मेन मकसद होता है कोई भी 2 पार्टी है इसका बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट है वो डिसएग्रीमेंट को डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बाद उन लोगों को जो भी मैटर है उसे रिजॉल्व कर एक फ्यूचर में वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट होने से बचा जाए। और कभी कभी इन लोग सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर लोग जो होते हैं इन लोग क्या करते हैं? डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजते हैं और सुलह भी करवाते हैं 2 पार्टी का बीच में। उन लोग को टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं और सेटलमेंट डिस्प्यूट करने के लिए जिस हद तक वो लोग कोशिश करते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये भी रिकमेंडेशन देता है जनरल असेंबली को कि आपको कौन सा मेंबर को कौन सा सिक्योरिटी को चूज करना है, नॉमिनेट करना है, कौन सा यूनाइटेड नेशन में कौन सा कंट्री को एडमिट करना है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट विंग है और सबसे इंपॉर्टेंट विंग है देखा जाए आपका जाकर यूएन का। तो आज जितना भी कहीं पर भी वॉर छड़ना है कि नहीं छड़ना है खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट विंग है यूनाइटेड नेशन का। अगर जनरल असेंबली का बात देखा जाए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट विंग है। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको ECOSOC वो भी कहा जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आपको नाम ही से पता चल रहा है कि जो भी मेंबर कंट्री है उसका इकोनॉमी को देखना, उसका सोशल और इन्वायरमेंटल पॉलिसी किस हिसाब से ला रहा है उसे चेक करना और जो कंट्री में जितना उसका कंट्री को डेवलप करने के
लिए अगर मान लो कंट्री डेवलप करती है, उसको डेवलप करने के लिए उसको रिकमेंडेशन करना, उसका इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देना, वहाँ पर अगर कुछ सोशल कंडीशन सही नहीं है तो किस तरीके से वहाँ का सोशल कंडीशन अच्छा उसके लिए सजेशन देना, ये सब काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और यहाँ पर जो बहुत पूरा दुनिया भर के जो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, जो इकोनॉमी का फील्ड में, सोशियोलॉजी का फील्ड में जिसको एक नॉलेज होता है, वो लोग इसका यहाँ का में काम करते हैं और असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं वो सब कंट्री को जहाँ पर ये सब का कमी होता है। और इसको भी चूज करता है 54 मेंबर को यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, और 3 साल का पीरियड होता है। 3 साल के बाद इन लोग का पोजीशन हट जाता है, फिर क्या होता है, फिर दूसरा को चूज किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, यहाँ पर जो डेवलप कंट्री है जहाँ पर इकोनॉमी और सोशल कंडीशन सही है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में और इकोनॉमी कैसे अच्छे से ग्रो करे, किस तरीके से सोसाइटी और डेवलप हो, सोसाइटी का सोशल कंडीशन और अच्छा, उसके लिए भी डिस्कशन करता है। नया नया थिंकिंग को ये लोग प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, उसके बारे में सजेशन भी दिया जाता है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या अंडर डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री को, हर किसी को इन लोग इसका सजेशन देते रहते हैं। इसका कुछ कमीशन है वो भी देख लेते हैं जिसका अलग अलग काम है। एक है स्टैटिस्टिकल कमीशन जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है जो सोशल डेवलपमेंट का काम करता है, उसका हिसाब से कमीशन निकालता है, उसके बारे में डिस्कशन करता है। फिर कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, किस कंट्री में कैसा वुमेन का कंडीशन है उसके ऊपर कमीशन प्रोवाइड करता है, अगर कंडीशन खराब है तो उसको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट उसके बारे में बताता है। फिर कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, एक अलग से विंग भी बना हुआ है क्योंकि ड्रग्स इंसान का सेहत के लिए बहुत खराब होता है, उसके लिए भी अलग से पर्टिकुलर विंग बना हुआ है, मतलब कमीशन बनाया गया। यही आपको जाकर इकोनॉमिक और सोशल कमीशन का ही ये पार्ट है। फिर एक है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, उन लोगों को भी ये लोग देखते हैं, उसके लिए भी कमीशन बना हुआ है। फिर कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, फिर यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, दुनिया भर में एक फॉरेस्ट के ऊपर भी ध्यान इन लोग देखते हैं। फिर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसका मेन मकसद था जितना भी कंट्री का जो टेरिटरी है उसे सही से प्रिपेयर करना, जितना भी कंट्री वो अपने हिसाब से अपना देश को चलाए और हर कंट्री को आजादी मिलना चाहिए, कोई भी किसी गुलाम नहीं रहना चाहिए, ये इसका मेन मकसद है। नाम ही से पता चल रहा ट्रस्टी, आप किसका ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब क्या होता है, आप इस चीज का मालिक, आप ही का इसका ऊपर अधिकार है। ट्रस्टी समझ में आ रहा है, ट्रस्ट से आता है वर्ड, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, उम्मीद रखना इसके ऊपर। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को टर्मिनेट कर दिया था 1 नवंबर 1994, मतलब खत्म कर, क्योंकि इसका ऐसा ज्यादा काम आता नहीं था। लेकिन फिर से इसे रिवाइव किया गया, लेकिन ये हर साल मिलता नहीं है, इसे जब जरूरत होता तब ये मिलता। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जिस तरीके से हमारा इंडिया या हर कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्राइम करता है, ऐसा क्राइम जो इंटरनेशनल क्राइम है, ऐसा क्रिमिनल है जिसने 4-5 कंट्री में क्राइम किया हुआ है, तो उसे कोई भी एक कंट्री तो नहीं बोल सकता कि हम लोग को दे दो, हमें उसे सजा सुनाना नहीं। 4-5 कंट्री में अगर वो क्राइम करके भागा है वो आदमी और उसका वजह से 4-5 कंट्री सफर कर रहा है, तो वो क्रिमिनल को 4-5 कंट्री में कोई एक कंट्री नहीं बोल सकता हमें दे दो, तो 4-5 कंट्री कहाँ जाएगा, फिर इसका पास जाएगा, तो वो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। वो जो फैसला देगा वो माननी पड़ता है। माने कभी कोई 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो गया, जो पावरफुल कंट्री होता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बात नहीं मानता। माने बहुत कोई ऐसा वॉर क्रिमिनल होता है, बहुत सारा मिलिट्री जनरल है, कभी आपको वॉर क्रिमिनल के ऊपर भी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा किस तरीके से वॉर क्रिमिनल होता है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी कभी जब वॉर क्रिमिनल होते हैं उन लोग को भी जब लाया जाता है, तो जब उन लोगों के पास पावर रहता है तो उन लोगों को सजा तो सुना दिया जाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जो पावरफुल कंट्री है जिसका यूनाइटेड नेशन में अच्छा दबदबा है, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका खिलाफ अगर कोई बात भी बोलता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखा जाएगा नाम तो लगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन बहुत जगह जो छोटा मोटा कंट्री है, जो गरीब कंट्री, उस पर तो ये लागू हो जाता है, उनसे मानने पड़ता नहीं, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उसको फॉलो कर लेता है। लेकिन जो पावरफुल होता है उन लोग ज्यादातर केस में दिखा गया वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन को नहीं मानता है। तो यूनाइटेड नेशन की प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बाकी जितना भी यूनाइटेड नेशन का जितना भी विंग है सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपका जो हेडक्वार्टर दी हेग, यानी कि इसको हाग भी पढ़ा जाता है, हाग पीस पैलेस नीदरलैंड में है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो जितना भी आपका जाकर यूनाइटेड नेशन का जितना भी 6 जो मैंने भी बताया 6 इंस्टीट्यूशन सब का सब न्यूयॉर्क में, सिर्फ इसे छोड़ के ये हाग में है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है लीगल इशू को हैंडल करना और सबको कानून के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सजा देना, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से फैसला करना। सिर्फ ये नहीं कि कोई क्रिमिनल है उसी का खिलाफ सजा सुनाना, कभी कभी कोई 2 कंट्री का बीच में डिस्प्यूट है तो वो भी सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आता है, वो जो डिस्प्यूट का डिसीजन देता है वो मानने पड़ता है कंट्री को। वही मैं बोला जो पावरफुल कंट्री होता है वो क्या करता है, 2 कंट्री है मान लीजिए, उन लोगों के बीच में आपस में अंदाजी को लेकर डिस्प्यूट है, तो बोल दिया कि 60% पानी ये एक कंट्री ने 40% का नहीं बी कंट्री लेगा। मान लीजिए जैसे एक कंट्री जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वो बी कंट्री को पानी नहीं जाए, वो क्या करेगा अपना कंट्री पे डैम बना लेगा, यूनाइटेड नेशन को बोलेगा मैं नहीं देता, आप क्या कर लीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशन हद से क्या करते बोल सकते हैं, यूएस जैसा कंट्री बोलेगा कि आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसे ट्रेड मत करिए, लेकिन हर कंट्री अपना जियो पॉलिटिक्स का हिसाब से हर कंट्री से रिलेशन रखता है। यूएन का
बोलने पे कोई भी कंट्री डिसीजन तभी लेता है जब उसका बेनिफिट दिखता है। जहाँ उसका बेनिफिट नहीं देखेगा, भले यूनाइटेड नेशन जितना भी बोले क्या उसको पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने नहीं चाहता है, सब अपना बेनिफिट दिखता है। अब लास्ट एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट इसमें कुछ नहीं, बस यूनाइटेड नेशन जनरल जितना भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ को जरूरत होता है। इसमें दुनिया भर का यूएन का स्टाफ है, दुनिया भर का मेंबर, बहुत सारा कंट्री है, सबका यहाँ पर कंट्री अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। वहाँ पर हजारों स्टाफ काम करती है, जिसका मेन काम है डे टू डे ऑपरेशन करना, यूनाइटेड नेशन का डे टू डे ऑपरेशन में भाग लेना, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन वो सही से स्मूथली काम करे, वो सबको इन लोगों को देखभाल करने का काम है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको चूज कौन करता है? इतना हजार मेंबर है, लेकिन इसका हेड नहीं तो कोई तो हेड होगा, तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी जनरल ये दोनों को चूज करता है जनरल असेंबली। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर 5 साल के बाद इसे रिन्यू किया जाता है। अब फंक्शन जाने तो यूनाइटेड नेशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका मेन मकसद है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कि कभी भी उन लोग लड़ाई ना करे, आपस में एकजुट रहे। और खास कर यूनाइटेड नेशन ये भी कोशिश करता है कि लोग ज्यादा हथियार भी नहीं बनाए, न्यूक्लियर वेपन ना रखे। ये भी समझ यूनाइटेड नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशन चाहता है कि जितना भी मेंबर्स कंट्री उन लोग अपना हथियार को कम से कम करे, मतलब अपना डिफेंस पे कम खर्चा करे और सोशल वेलफेयर में ज्यादा खर्चा करे और अपने आप को डिसआर्म करे। और टेररिज्म से लड़ना ये भी यूनाइटेड नेशन का मकसद होता है। फिर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा फैला, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म पे एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिलता है। तो एक्सट्रीमिज्म हुआ, टेररिज्म हुआ, इससे रिलेटेड कोई भी इवेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंट्री उसे प्रमोट करता है, उसे भी रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन मेहनत करता है, एफर्ट लगाता है। फिर कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई वॉर हो गया, मैंने अभी बताया पीस कीपिंग जो फोर्स होता है वो लोग जाके वहाँ पर वॉर रोकते हैं, उधर के लोगों को बचाते हैं। फिर इनका मेन मकसद होता है कि पीस कायम करना, पीस बिल्डिंग कायम करना, इन लोगों का मेन मकसद होता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग को पूरा यूनाइटेड नेशन के बारे में बता दी, कितना ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर मैं नेक्स्ट डे हुआ तो मैं आपको कुछ स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में बताऊंगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिस तरीका से एक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वो भी आपका जाकर इसमें आता है। फिर आपका यूएन के अंदर ही में आता है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी यूएन का पार्टी है। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपका जाकर यूनिसेफ हुआ, यूएनएफपीए है। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हुआ। फिर आपका जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब भी आपका जाकर बहुत सारा एजेंसी है किसका? यूनाइटेड नेशन का। फिर यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा कन्वेंशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में बताऊंगा, कुछ सब के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ के बारे में मैं आपको आइडिया दे दूंगा कितना तरह का स्पेशलाइज एजेंसी है और वो उसका स्थापना कब हुआ, उसका मेन काम क्या है। फिर यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा कन्वेंशन, फिर वो कन्वेंशन के बारे में बता दूंगा कि वो कन्वेंशन क्या बताता है। फिर यूनाइटेड नेशन ने सच में दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट किया, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। समझिए इसका एक नेक्स्ट पार्ट और भी आने वाला है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।